हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन चंद है और डॉक्टर ऑनलाइन की एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस बारे में हम बात करेंगे वो एक ऐसा जरासीम है, ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे मैदे में मौजूद होता है लेकिन हमें पता ही नहीं होता। हम इतने साल इलाज कराते रहते हैं, मैदा ख़राब होता है, बदहाजमा होता है, मैदे में दर्द होता है, अल्सर पैदा हो जाता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि असल में मसला क्या चल रहा है। हाँ जी, तो उस जरासीम और उस बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, जिसे एच पाइलोरी भी कहते हैं। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो हमारे मैदे में मौजूद होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी साइंस और सिम्टम क्या है, इसकी निशानियां क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो गया है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इससे हम बचाव कैसे इख्तियार कर सकते हैं और इसे हम फैलने से कैसे रोक सकते हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे इस इन्फेक्शन की वजूहात क्या है, आखिर ये इन्फेक्शन क्यों फैल रहा है इतना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो आज की वीडियो हमारी एच पाइलोराई इन्फेक्शन के बारे में है। अक्सर कुछ पेशेंट के साथ ऐसा होता है कि उनको कितने साल तक मैदे का मसला रहता है, उनको बदहाजमी होती है, उनको मैदे में दर्द रहता है, इसके अलावा उनको खट्टे ढिकार आते हैं, इसके अलावा मैदे में ज़ख़म हो जाता है जिसे हम अल्सर भी कहते हैं। उनका वज़न जो है ना वो दिन ब दिन कम होता जा रहा होता है, भूख बिल्कुल कम हो जाती है। इसके अलावा अगर वो आधी रोटी खाएं या एक रोटी भी खाएं तो उनका पेट फूल जाता है और अक्सर रोटी खाने के बाद उनको ऐसे लगता है कि उनको उल्टी की कैफियत महसूस हो रही है, लेकिन उनको समझ ये नहीं आ रही होती कि उनको मसला क्या है। लेकिन जब वो अपने डॉक्टर के पास या फिजिशियन या कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो उनका फिजिशियन उनको ये कहता है कि क्या आपने एच पाइलोरी का टेस्ट करवाया है। तो उनको पता ही नहीं होता कि एच पाइलोरी असल में है क्या। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि असल में एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता क्या है। एच पाइलोरी असल में एक हमारे मैदे का इन्फेक्शन है जिसमें एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारे मैदे में रह रहा होता है लेकिन हमें पता नहीं होता। इस वक्त एक साइंसी तहकीक के मुताबिक तकरीबन दुनिया की 50% आबादी में इस टाइम एच पाइलोरी इन्फेक्शन उनके मैदे में मौजूद है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये अपने सिम्टम्स या अपनी निशानियां शो कराए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मुदाफ़ियाती सिस्टम इतना मजबूत होता है कि उनको साइन और सिम्टम्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते और उनको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन कुछ लोग जिनका मुदाफ़ियाती सिस्टम या तो कमज़ोर होता है या उनको कोई और बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से उनका मुदाफ़ियाती सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, तो उनको ये इन्फेक्शन अपनी साइंस और सिम्टम्स दिखाता है। अगर हम बात करें कि एच पाइलोरी का जो बैक्टीरिया है वो हमें क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इसकी वजह से आपको अल्सर हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, आपको पेट में ऐसे उफारा हो सकता है, खट्टी ढिकारियाँ आ सकती हैं, इसके अलावा आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है जिसको आम लफ्ज़ों में हम मैदे का सूज जाना कहते हैं कि मैदे में वरम हो गई है। इसके अलावा आपको ड्यूडेनाइटिस हो सकता है जो आपके आंतों में सोजिश हो जाती है और कुछ नए आप केसेस ऐसे हैं कि अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये कैंसर में तब्दील हो जाता है। अगर हम बात करें कि इसकी निशानियां क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो गया, तो इसकी निशानियों में सबसे निशानी बड़ी ये है कि आपके अक्सर औकात आपके मैदे में दर्द होता है। यहाँ पर जब भी आपने ग़िज़ा खाई है, आप अभी एक रोटी खाते हैं आपका पेट भर जाता है, या आप थोड़ी सी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं आपका पेट भर जाता है और ग़िज़ा के बाद आपको उल्टी की कैफियत महसूस होती है, बेचैनी होती है, आपका जी मतलाने लगता है। इसके अलावा आपकी भूख दिन ब दिन कम होती जा रही होती है, आपका वज़न बिल्कुल कम होता जा रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता नहीं लगता। और इसके अलावा अगर आप नोट करें तो आपको जो स्टूल होता है जिसको आप पेशाब कहते हैं उसका रंग भी बिल्कुल स्याह होने लगता है। असल में ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन आपके जो मैदे की दीवारें होती हैं तो उनमें ये लीकेज पैदा कर देता है, उनको बिल्कुल ही ज़ख्मी कर देता है। अगर हम बात करें ट्रांसमिशन की, ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है, तो इस इन्फेक्शन के फैलने की सबसे बड़ी वजह जो है वो आपकी कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर है। यानी कि आप आलूदा खुराक लेते हैं, आलूदा पानी लेते हैं, आपको पता नहीं होता पानी साफ़ है, खुराक साफ़ है या नहीं, आप बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा आपका जो इन्फेक्शन होता है ये आपका बैक्टीरिया जो होता है ये सलाइवा के ट्रांसमिशन यानी कि आपकी जो थूक है उसके भी ट्रांसमिशन से और आप जो टूथब्रश शेयर करते हैं एक दूसरे से उसकी वजह से भी आपको फैल सकता है। बाज़ औक़ात गर्मी में अगर हम देखें तो हमारे इलाकों में बड़ी बड़ी स्विमिंग पूल्स होती हैं जिसमें अवाम का बहुत रश लगा होता है, लेकिन आपको इतना अंदाज़ा नहीं है कि अगर एक बंदे को भी एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो वो जितने भी नहा रहे हैं उन सबको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। इसी तरह देख लें जो क्राउडेड प्लेस हैं, अक्सर हमारे हॉस्टल्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स एक जगह रह रहे होते हैं तो वो बिल्कुल ख्याल नहीं करते पानी का ना खुराक का, तो क्राउडेड प्लेस की वजह से भी या एक घर में बहुत ज़्यादा अफराद रह रहे हैं और कंटेमिनेटेड फूड ले रहे हैं या कंटेमिनेटेड वाटर ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन एक दूसरे में फैल सकता है। अगर हम बात करें कि इसका डायग्नोसिस कैसे है, इसकी हम तशख़ीस कैसे करते हैं, तो इसकी तशख़ीस करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिसमें सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगा। एक होता है यूरिया ब्रेथ टेस्ट।
उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को स्पेशल टाइप का जो है ना सोल्यूशन उसको पिलाते हैं जो उसके मैदे में जाता है। अगर उस पेशेंट के मैदे में एच पाइलोरी का बैक्टीरिया मौजूद है तो वो सोल्यूशन को ब्रेक डाउन करता है, और जब पेशेंट लंग्स के जरिए अपनी हवा बाहर निकलता है, यानी कि अपने मुंह से हवा खारिज करता है जो फेफड़ों से होकर आती है, तो उसमें हम डिटेक्ट कर लेते हैं। इससे पता लग जाता है कि उसके मैदे में एच पाइलोरी मौजूद है या नहीं है। इसके अलावा स्टूल टेस्ट है, आपका पेशाब लेकर उसका मुआयना किया जाता है, उससे भी पता लग जाता है कि एच पाइलोरी आपको है या नहीं है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी किया जाता है जिसमें एंटीबॉडीज़ का पता लगाया जाता है कि इसमें एच पाइलोरी की एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं या नहीं है। इसके अलावा एच पाइलोरी को रैपिड यूरिएज टेस्ट के जरिए भी फौरी तौर पर मालूम किया जा सकता है। उसमें क्या तरीकाकार होता है? इसमें तरीकाकार ये होता है कि आपका जो डॉक्टर होता है या आपका जो कंसल्टेंट होता है, जब आपकी वो एंडोस्कोपी करता है तो आपके स्टोमक में से वो थोड़ा सा हिस्सा निकाल लेता है और एक किट होती है जिसे रैपिड यूरिएज टेस्ट किट कहते हैं, तो उसमें डालता है। उसका जो नॉर्मल कलर होता है वो येलो होता है, लेकिन जब अगर आपके मैदे में एच पाइलोरी मौजूद है तो वो कलर येलो से तब्दील होकर रेड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है। अगर वो येलो कलर येलो रहता है तो इसका मतलब आपको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन नहीं है। अगर हम बात करें कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, एच पाइलोरी एक ऐसा ज़िद्दी बैक्टीरिया है जो आपके मैदे में जितना भी हार्श इन्वायरमेंट हो वो उसमें भी सर्वाइव कर सकता है। यानी कि अगर हम बात करें कि 1982 से पहले साइंसदानों को पता ही नहीं था कि इस किस्म का ऐसा बैक्टीरिया भी हो सकता है जो हमारे मैदे में सर्वाइव कर सकता है। लेकिन 1992 में दो साइंसदान जिनका नाम मार्शल और वारन था, उन्होंने ये तहकीक की कि हमारे मैदे में एक ऐसा जरासीम मौजूद है, जैसा बैक्टीरिया मौजूद है जो इतना हार्श इन्वायरमेंट भी बर्दाश्त कर लेता है और सर्वाइव कर लेता है। लेकिन एक अलग डिबेट है कि वो कैसे सर्वाइव करता है। उसमें ये होता है कि वो अमोनिया की प्रोडक्शन करके जो आपका जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है स्टोमक का उसको बेसिक कर देता है और वो अपने लिए मौजू माहौल बना लेता है। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि एसिडिक इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर लेता है आपका मैदे में, जितना तेज़ाबी माहौल भी हो ये बैक्टीरिया तब भी अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। तो इसके लिए हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं ताकि मैदे की एसिडिटी को कम किया जा सके। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में कौन कौन से हैं? ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, डेक्सलांसोप्राजोल, लांसोप्राजोल वगैरह बहुत से इसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स शामिल होते हैं जो इसकी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन सिर्फ एसिडिटी को कम करना इसका हल नहीं है, क्योंकि ये बैक्टीरिया है और इसके लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल लाजमी है। इसके लिए बहुत सी थेरेपी यूज़ की जाती हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूँगा वो होती है ट्रिपल थेरेपी, यानी इसमें आपको एंटीबायोटिक दी जाती है, इसमें क्लैरिथ्रोमाइसिन दी जाती है, एमॉक्सिसिलिन दी जाती है और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दिए जाते हैं 14 दिन के लिए। तो इससे 90% तक चांसेस होते हैं कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो थेरेपी यूज़ की जाती है उसको हम कहते हैं बिस्मथ क्वाड्रपल थेरेपी। तो इसमें क्या किया जाता है कि बिस्मथ सैलिसाइलेट, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स 14 दिन के लिए मरीज़ को दिए जाते हैं और इसमें भी तकरीबन 90% तक चांसेस होते हैं कि पेशेंट की ट्रीटमेंट हो जाती है। इसके अलावा जो थेरेपी यूज़ की जाती है उसको हम कहते हैं कंकॉमिटेंट थेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम देते हैं क्लैरिथ्रोमाइसिन, अमॉक्सिसिलिन, मीनाजोल और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स 14 दिन के लिए पेशेंट को दिए जाते हैं और इसमें 99% तक चांसेस होते हैं कि पेशेंट क्योर हो जाता है। इसके अलावा हाइब्रिड थेरेपी यूज़ की जाती है जिसमें 7 दिन के लिए अलग मेडिसिन दी जाती है और 7 दिन के बाद मेडिसिन चेंज कर दी जाती है। यानी कि 7 दिन में आपको अमॉक्सिसिलिन और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दिए जाएंगे, उसके बाद 7 दिन में आपको अमॉक्सिसिलिन, टिनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दिए जाएंगे और इसमें भी 99% तक चांसेस होते हैं कि पेशेंट की ट्रीटमेंट हो जाती है। लेकिन हर बंदे की कुव्वत बर्दाश्त इतनी नहीं होती, किसी का मैदा वैसे डिस्टर्ब होता है और दो हाइब्रिड थेरेपी वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो उसमें क्या करते हैं कि आप लियोफ्लॉक्सासिन ट्रिपल थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको लियोफ्लॉक्सासिन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और अमॉक्सिसिलिन 14 दिन के लिए दिए जाते हैं और इसमें भी 99% तक चांसेस होते हैं कि आपका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। और सबसे लाजमी बात यह है कि एंटीबायोटिक्स का कोर्स हमेशा पूरा करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 2-4 खुराकें लेते हैं, 1-2 दिन लेते हैं, उनका इन्फेक्शन थोड़ा सा कवर हो जाता है, फिर वो कहते हैं अब हम ठीक हो गए हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स लेना छोड़ देते हैं। इससे नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि आपके जो जरासीम होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, आपने 2-3 दिन डोज ली, 1-2 दिन आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया, आपकी तबीयत ठीक होगी, आपने छोड़ दी, लेकिन अगली दफ़ा जब आप लेंगे तो आपका बैक्टीरिया पहले ही उस मेडिसिन से रेजिस्टेंट हो चुका है, तो आपको उससे ज़्यादा डोजेज लेनी पड़ेगी। इससे नुकसान ये होता है कि आपकी जरासीम एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट हो जाते हैं, फिर एंटीबायोटिक्स आपको असर करना छोड़ जाती है। इसलिए लाजिमी है कि जब भी आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें
तो डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, और जितना डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है, आपका कंसल्टेंट आपको जितना प्रेस्क्राइब करता है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उतने दिन तक अपना कोर्स एंटीबायोटिक्स का पूरा करें। और जैसे ही आप अपना कोर्स पूरा करते हैं तो आप अपने टेस्ट लाजमी करवाएं, स्टूल टेस्ट करवाएं या ब्लड टेस्ट लाजमी करवाएं, ताकि आपको पता लगे कि आपका इन्फेक्शन अभी तक है या ख़त्म हो चुका है। अगर ख़त्म हो चुका है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपका इन्फेक्शन अभी भी मौजूद है तो आपको किसी और थेरेपी की तरफ जाना चाहिए। तो आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।